हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप देखेंगे हर बार आपके एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो चैप्टर 2 से आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 जगत वर्गीकरण क्या होता है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे जगत मोनेरा का पूरा वर्गीकरण और साथ ही साथ बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण, जो भी बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं उनके कौन कौन से सामान्य लक्षण यानी कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो भी हम आज की इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं 5 जगत वर्गीकरण, तो 5 जगत वर्गीकरण को जिस साइंटिस्ट ने दिया उनका नाम है R.H. व्हिटेकर। क्या नाम है? तो आपको सबसे पहले तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम क्या है? R.H. व्हिटेकर, ठीक है। सबसे पहले तो आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, ठीक है। साइंटिस्ट कौन है? 5 जगत वर्गीकरण देने वाले R.H. व्हिटेकर। कौन है? R.H. व्हिटेकर। इन्होंने 1969 में, यानी आप देखेंगे 1969 में इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया। तो सबसे पहले तो आपको R.H. व्हिटेकर का नाम याद रखना है। इन्होंने सबसे पहले 5 जगत वर्गीकरण दिया। 5 जगत वर्गीकरण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इन्होंने संपूर्ण जीवधारियों को, सभी जीवधारियों को 5 जगत में डिवाइड कर दिया। तो 5 जगत कौन कौन से, तो आपको याद रखना है। सबसे पहला जो जगत इन्होंने बनाया वो था जगत मोनेरा, ठीक है। तो सबसे जो पहला जगत है वो है जगत मोनेरा, यानी कि किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा जो है पहला जगत है। 5 जगत वर्गीकरण में टोटल 5 जगत थे। सबसे पहला है जगत मोनेरा यानी कि किंगडम मोनेरा। दूसरा है जगत प्रोटिस्टा यानी कि प्रोटिस्टा जगत प्रोटिस्टा। दूसरा कौन सा है? जगत प्रोटिस्टा। फिर इसके बाद आप तीसरा देखेंगे। तीसरा जो जगत उन्होंने बनाया वो कौन सा जगत था? तीसरा था कवक जगत। तीसरा कौन सा जगत था? कवक जगत। तो कवक जगत भी आपको याद रखना है, किंगडम फंगाई इसको बोलते हैं। फिर चौथा जो इंपॉर्टेंट जगत था वो था प्लांटी। कौन सा? प्लांटी जगत, यानी जगत प्लांटी। चौथा जो जगत था वो कौन सा था? प्लांटी। तो जगत प्लांटी, ठीक है। ये चौथा इंपॉर्टेंट जगत था। फिर पांचवा जो जगत था जगत एनिमैलिया। कौन सा था? जगत एनिमैलिया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कौन सा था? जगत एनिमैलिया, ठीक है। तो ये चीज आपको माइंड में सेट करके रखना है। पांचवा कौन सा है? जगत एनिमैलिया, ठीक है। ये हो गया जगत एनिमैलिया, ठीक है। जगत एनिमैलिया। तो 5 जगत टोटल इन्होंने बनाए। R.H. व्हिटेकर ने सभी जीवधारियों को 5 जगत में डिवाइड कर दिया। जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, कवक जगत और कवक प्लांटी और जगत एनिमैलिया। तो जितने भी जगत हैं सभी को हम क्रमशः एक एक वीडियो करके आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में हमने सारे टॉपिक कवर करा दिए तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम जगत मोनेरा के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंतर्गत जो भी आने वाले बैक्टीरिया हैं उनके सामान्य लक्षण को भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे जो पहला जगत है वो जगत मोनेरा है, ठीक है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो जगत है वो है जगत मोनेरा, ठीक है। तो जगत मोनेरा आपको याद रखना है, किंगडम मोनेरा। तो जगत मोनेरा की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आपको याद रखना है, इसके अंतर्गत सभी के सभी एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है। कैसे के जीवों को रखा गया है? सभी के सभी एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है, यानी कि यूनिसेलुलर जीवों को रखा गया है, ठीक है। ऐसे जीव जिनका शरीर केवल और केवल एक ही कोशिका से मिलकर के बना था, यानी यूनिसेलुलर जो भी जीव थे उनको कहां रख दिया गया है? जगत मोनेरा में। इसके अलावा यूनिसेलुलर के अलावा आपको याद रखना है जो प्रोकैरियोटिक जीव थे। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि ऐसे जीव जिनमें स्पष्ट केंद्रक का क्या होता है? अभाव होता है, तो उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। तो जगत मोनेरा के अंतर्गत एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, ठीक है। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। तो जगत मोनेरा के अंतर्गत किसको किसको रखा गया है? सभी के सभी एक कोशिकीय जीव और इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं, यानी जिनके शरीर में स्पष्ट केंद्रक का क्या होता है? अभाव होता है, और साथ ही साथ केंद्रक के चारों तरफ केंद्रकीय झिल्ली भी अभाव होती है। ऐसे जीवों को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। तो जगत मोनेरा के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक एकदम से सरल संरचना वाले जीव, जिनकी
संरचना एकदम से सरल होती है उनको रखा गया है किसमें, मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। अब अगर हम बात करते हैं वर्गीकरण की यानी कि क्लासिफिकेशन की, तो जब भी हम बात करते हैं जगत मोनेरा के वर्गीकरण की, ठीक है, तो मोनेरा जगत का हम वर्गीकरण करेंगे यानी कि क्लासिफिकेशन करेंगे। तो वर्गीकरण अगर हम देखते हैं किसका, अगर हम वर्गीकरण देखते हैं जगत मोनेरा का, तो अगर हम जगत मोनेरा का वर्गीकरण देखते हैं तो जगत मोनेरा में आपको याद रखना है कि इसका जब हम वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो इनको हम मुख्य रूप से दो वर्गों में या दो समूहों में बांटते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है जब भी हम इनका वर्गीकरण करते हैं तो जगत मोनेरा को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है जो इसका पहला भाग है उसको हम बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। पहला जो पार्ट है वो है आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है आर्की बैक्टीरिया। तो सबसे पहले तो आर्की बैक्टीरिया को रखा गया है किसमें, आर्की बैक्टीरिया को रखा गया है मोनेरा जगत में। और फिर इसके बाद एक होते हैं यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया आपको याद रखना जो वास्तविक जीवाणु होते हैं, जो वास्तविक जीवाणु हैं उनको हम बोलते हैं यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया के अंतर्गत वास्तविक जीवाणुओं को रखा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है यू बैक्टीरिया में कौन आते हैं, यू बैक्टीरिया का मतलब है वास्तविक जीवाणु, ठीक है। यू बैक्टीरिया में कौन आते हैं, जो वास्तविक रूप से जीवाणु हैं वो आते हैं किसमें, यू बैक्टीरिया में। तो इसके अंतर्गत वास्तविक जीवाणु आते हैं, ठीक। तो सिंपल सी बात हमने आपको बताई कि जो जगत मोनेरा का वर्गीकरण है उसके अंतर्गत दो भागों में बांटा गया है जगत मोनेरा को। एक है आर्की बैक्टीरिया जिसको कि हम पुरातन जीवाणु बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर प्रकट होने वाले सबसे पहले बैक्टीरिया कौन से थे, आर्की बैक्टीरिया थे। इसके बाद यू बैक्टीरिया जिनको कि हम वास्तविक जीवाणु कहते हैं, इनके अंतर्गत स्पेशली हम जीवाणुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो दो भागों में क्लासिफाई किया गया है जगत मोनेरा को, आर्की बैक्टीरिया में और किसमें, यू बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया का मतलब है वास्तविक जीवाणु। तो सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो ये पृथ्वी पर प्रकट होने वाले सबसे पहले जीवाणु हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम पुरातन जीवाणु बोलते हैं या इनको लिविंग फॉसिल्स यानी कि जीवित जीवाश्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो आर्की बैक्टीरिया हैं ये भी एक प्रकार से बैक्टीरिया ही हैं, लेकिन ये पृथ्वी पर प्रकट होने वाले सबसे पुराने बैक्टीरिया हैं। तो सबसे पुरातन बैक्टीरिया हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं पुरातन जीवाणु या इनको हम जीवित जीवाश्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आर्की बैक्टीरिया जो है ये भी एक प्रकार से जीवाणुओं का ही एक समूह होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आर्की बैक्टीरिया भी क्या है, जीवाणुओं का ही एक समूह है, ठीक है। और इस समूह के अंतर्गत ऐसे सभी बैक्टीरिया आते हैं जो पृथ्वी पर प्रकट होने वाले सबसे पहले बैक्टीरिया हैं। इसीलिए इनको हम पुरातन जीवाणु कहते हैं, क्योंकि सबसे पुराने प्रकार के बैक्टीरिया हैं, पृथ्वी पर प्रकट होने वाले सबसे पुराने बैक्टीरिया हैं, इसीलिए इनको हम पुरातन जीवाणु या इनको हम जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया की जब भी हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि आर्की बैक्टीरिया में पूरे के पूरे इनकी जो संरचना होती है काफी सरल होती है और विकसित कोशिकांगों का अभाव होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गाल्जी बॉडी हो गई। तो इन सभी वर्णकों का क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, अभाव होता है, यानी कि ये सब क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। अब इसके बाद जो मेन टॉपिक है आपका वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित क्वेश्चन डेफिनेट रूप से आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बैक्टीरिया की जब भी हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया की खोज किसने की। तो बैक्टीरिया की खोज की अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। बैक्टीरिया की खोज की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने। किसने की थी, ल्यूवेनहाक ने की थी, ठीक है। आपको याद रखना है ल्यूवेनहाक, ठीक है, ल्यूवेनहाक। तो ल्यूवेनहाक ने क्या किया था भैया, बैक्टीरिया की खोज की थी। किसकी खोज की थी, ल्यूवेनहाक ने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की। तो ल्यूवेनहाक ने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने अपने खुद के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी में इन्होंने क्या देखा, अपने दांतों की मैल में, किसमें, दांतों की मैल में इन्होंने क्या देखा, अपने खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी में इन्होंने क्या देखा कि कुछ छोटे छोटे जीव दिखाई दिए इनको। इन्होंने अपने दांतों का मैल निकाला और उस दांतों के मैल को जब अपने खुद के बनाए गए माइक्रोस्कोप में लगाया तो उनको कई सारे छोटे छोटे जीव दिखाई दिए और उन जीवों को ल्यूवेनहाक ने क्या नाम दिया था, तो आपको याद रखना है कि ल्यूवेनहाक ने बैक्टीरिया टर्म नहीं दिया था। बैक्टीरिया शब्द जो है ल्यूवेनहाक ने नहीं दिया है। ल्यूवेनहाक ने सबसे पहले जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव देखे थे उसको उन्होंने एनिमलक्यूल कहा था। क्या कहा था उन्होंने, एनिमलक्यूल, ठीक है, आपको याद रखना है एनिमलक्यूल। तो जब ल्यूवेनहाक ने देखा छोटे छोटे जीवों को अपने दांतों की मैल में तो उन्होंने उन छोटे छोटे जीवों को क्या नाम दिया, एनिमलक्यूल कहा। क्या कहा, एनिमलक्यूल कहा। अब बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया टर्म है यानी कि जो बैक्टीरिया शब्द है
तो बैक्टीरिया शब्द की अगर हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो बैक्टीरिया शब्द का अगर हम आपसे पूछें कि बैक्टीरिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ठीक है, तो बैक्टीरिया शब्द का जो प्रयोग किया सर्वप्रथम, उनका नाम है अहिरेनबर्ग। क्या है? उनका नाम है अहिरेनबर्ग। ठीक है, तो बैक्टीरिया शब्द का जो प्रयोग किया सबसे पहले, यानी कि सर्वप्रथम जो प्रयोग किया, उनका नाम आपको याद रखना है। सर्वप्रथम जिन्होंने बैक्टीरिया शब्द का यूज किया उनका नाम क्या है? उनका नाम है अहिरेनबर्ग। क्या है? उनका नाम है अहिरेनबर्ग। ठीक है, तो अहिरेनबर्ग आपको याद रखना है, इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया शब्द दिया। ठीक है, अहिरेनबर्ग। तो अहिरेनबर्ग ने सबसे पहले क्या दिया? बैक्टीरिया शब्द दिया। तो हमको अभी तक यह समझ में आया कि बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की थी। अपने खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में इन्होंने क्या देखा? अपनी दांतों के मैल में कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव देखे और उन सूक्ष्म जीवों को उन्होंने एनिमलक्यूल कहा। बाद में फिर बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग किसने किया? तो बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग किया किसने? अहिरेनबर्ग ने किया था। ठीक है, तो अहिरेनबर्ग ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बैक्टीरिया शब्द दिया। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया सरल संरचना वाले जीव होते हैं जिनके अंदर एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स की सेल वॉल बनी होती है, कोशिका भित्ति बनी होती है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये मजबूत कोशिका भित्ति वाले होते हैं। साथ ही साथ एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। अगर आपसे सिंपल शब्दों में कोई पूछे कि बैक्टीरिया क्या है, तो आप बता सकते हैं कि बैक्टीरिया एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, मजबूत कोशिका भित्ति वाले होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरिया के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो बैक्टीरिया के अध्ययन को अगर आपसे कोई पूछे तो बैक्टीरिया के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? तो बैक्टीरिया के अध्ययन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया के अध्ययन को हम बोलते हैं क्या? बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, आपको याद रखना है, बैक्टीरिया के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया के अध्ययन को हम बोलते हैं क्या? बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, बैक्टीरिया के अध्ययन को हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया के अध्ययन को हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। ठीक, तो ये सर्वव्यापी होते हैं। बैक्टीरिया जो है लगभग सभी जगह व्याप्त होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, आप देखेंगे। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक होते हैं। किसी बैक्टीरिया के अंदर आपको ना तो स्पष्ट केंद्रक दिखाई देगा और ना ही केंद्रक के चारों तरफ केंद्रकीय झिल्ली दिखाई देती है। यानी जो बैक्टीरिया होते हैं ये एकदम से सरल संरचना वाले जीव होते हैं, मजबूत कोशिका भित्ति वाले होते हैं, एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। तो बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने, इन्होंने एनिमलक्यूल कहा था बैक्टीरिया को। फिर बैक्टीरिया शब्द किसने दिया? तो बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग किया अहिरेनबर्ग। और बैक्टीरिया के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, यानी कि जीवाणु विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। ये पॉइंट उम्मीद करता हूं कि आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे आपको याद रखना है कि जीवाणुओं के सामान्य लक्षण, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो जीवाणुओं के सामान्य लक्षण में सबसे पहला लक्षण क्या है कि जो भी बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं ये स्वपोषी भी हो सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, जिस कारण से ये स्वपोषी होते हैं। फिर इसके बाद कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं मृतोपजीवी होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। मृतोपजीवी का मतलब होता है कि ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम मृतोपजीवी बोलेंगे। कुछ बैक्टीरिया परजीवी होते हैं जो कि दूसरे जीवों के शरीर पर उगाते हैं या दूसरे जीवों के शरीर से चिपके रहते हैं और अपने पोषण की प्राप्ति करते हैं। ठीक, इसके बाद कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि सहजीवी रूप में किसी दूसरे पेड़ पौधे या किसी दूसरे जंतु के साथ ये सहजीवी के रूप में संबंध बनाए रहते हैं। तो बैक्टीरिया स्वपोषी भी हो सकते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं और सहजीवी भी होते हैं, यानी कि सिम्बियोटिक भी होते हैं। फिर इसके बाद आपको दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है, हमने आपको क्या बताया कि जो जीवाणु होते हैं ये मजबूत कोशिका भित्ति वाले होते हैं। तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो है एक पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है और उसका नाम क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकन। क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकन। तो जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है ये किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है किसकी सेल वॉल? जो बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं उनकी सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि आमतौर पे जो दूसरे प्रकार के एनिमल्स होते हैं उनके अंदर श्वसन की प्रक्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। और जब माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट हैं तो कोई ना कोई ऐसा अंग बैक्टीरिया का होगा जो कि श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेगा। तो इनमें आपको याद रखना है कि जो श्वसन अंग होता है उसमें
उसके रूप में कौन सा अंग काम करता है? मीसोसोम। तो मीसोसोम श्वसन अंग होता है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। तो बैक्टीरिया में श्वसन की क्रिया के लिए जो अंग होता है उसको हम बोलते हैं मीसोसोम। तो मीसोसोम के द्वारा ही बैक्टीरिया में क्या होता है? श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि इनमें जो कोशिका झिल्ली होती है, ठीक, कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका झिल्ली से घिरे हुए जो भी कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी काय हो गया, और इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व पिगमेंट यानी कि वर्णक, इन सभी का अभाव होता है। तो जगत मोनेरा की एक खास बात है या बैक्टीरिया की एक खास बात है कि बैक्टीरिया में कभी भी आपको ना तो माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देगा, ना तो आपको गाल्जी बॉडी दिखेगी, ना तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा, और ना ही आपको क्या दिखेगा? ना ही आपको पिगमेंट दिखेंगे। ठीक है, तो मोस्टली पिगमेंट जो है एब्सेंट ही रहेंगे, अपवाद स्वरूप कुछ पाए जा सकते हैं, बाकी मोस्टली जो है लवक या पिगमेंट जो है एब्सेंट होते हैं। तो कोशिका झिल्ली वाले कोशिकांग मतलब ऐसे कोशिकांग जिनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, तो वो सभी कोशिकांगों का क्या होता है? अभाव होता है बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया के अंदर ना तो माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा, ना तो गाल्जी बॉडी दिखेगी, और ना ही पिगमेंट यानी कि लवक दिखेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। इसके बाद आपको देखना है कि जो जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति के बाहर आप देखेंगे पॉलीसेकेराइड्स का क्या बना होता है? एक कैप्सूल पाया जाता है। किसी भी बैक्टीरिया की संरचना को आप देखेंगे तो अगर बैक्टीरिया की इस प्रकार से संरचना आपको दिखाई देगी, तो बैक्टीरिया की ये मान लीजिए क्या है? कोशिका झिल्ली है, और कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति है। तो कोशिका भित्ति के भी बाहर ये तो मान लीजिए क्या हो गई? ये हो गई सेल वॉल, ये क्या हो गई? ये हो गई सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सेल वॉल के अंदर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। मतलब कोशिका भित्ति हो गई, और कोशिका भित्ति के अंदर क्या होती है? किसी भी जीवाणु की संरचना में कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली है यानी कि सेल मेम्ब्रेन है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के चारों तरफ एक पॉलीसेकेराइड का एक आवरण पाया जाता है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड का क्या पाया जाता है? एक आवरण पाया जाता है, और इस आवरण को हम बोलते हैं क्या? कैप्सूल। इस प्रकार से एक संरचना पाई जाएगी जो कि कोशिका भित्ति को भी चारों तरफ से घेरे रहती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं? ये जो संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। तो कैप्सूल जो है एक पॉलीसेकेराइड होता है, और पॉलीसेकेराइड कैप्सूल की एक परत पाई जाती है कोशिका भित्ति के चारों तरफ। तो ये जीवाणुओं की खास बात है कि जीवाणुओं के चारों तरफ, कोशिका भित्ति के चारों तरफ एक कैप्सूल पाया जाता है जो कि एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट क्या है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया चल भी हो सकते हैं और अचल भी हो सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर कशाभिकाएं पाई जाती है यानी कि फ्लैजिला पाए जाते हैं, और फ्लैजिला के माध्यम से कुछ बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया चल भी होते हैं यानी कि मोटाइल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकते हैं, और कुछ बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो है फ्लैजिला वगैरह एब्सेंट होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अगला पॉइंट क्या है कि जो बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं, इनमें जो रिप्रोडक्शन या प्रजनन की प्रक्रिया या जनन की प्रक्रिया जो होती है, वो मुख्य रूप से या तो विखंडन के द्वारा होती है या तो मुकुलन के द्वारा होती है। तो थोड़ा सा विखंडन और मुकुलन के बारे में यहां पे समझ लेते हैं। विखंडन का मतलब है कि हमारे पास क्या है? कोई पर्टिकुलर एक एनिमल है। ठीक है, हमारे पास क्या है? कोई पर्टिकुलर एक हमारे पास कोई एनिमल या कोई जीव है। अब इस जीव का मान लीजिए जो बॉडी है वो दो भागों में टूट गई, तो दो भागों में इसकी बॉडी टूट गई, तो इसकी बॉडी मान लीजिए दो भागों में टूट गई, ये दो भागों में टूट गई, तो दोनों टूटी हुई जो बॉडी है ये फिर से एक नए जीव का निर्माण कर देगी। सेम इसी प्रकार से नए जीव का निर्माण हो जाएगा। तो खंडन का मतलब क्या होता है भैया? खंडन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? खंडन को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है खंडन। तो किसी भी बैक्टीरिया का अगर मान लीजिए बॉडी जो है, बॉडी दो भागों में, दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, तो जो डिवाइड हुआ पार्ट है वो एक नए बैक्टीरियाओं का डेवलपमेंट कर देता है, निर्माण फिर से कर देता है। यानी सिंपल सी बात है कि इनमें जो खंडन की प्रक्रिया होती है, तो खंडन में कोई भी जीव जो है दो या चार भागों में डिवाइड हो जाता है, और जितने खंड हुए हैं सभी के सभी खंड जो है एक नए जीव का निर्माण कर देते हैं। फिर आप देखेंगे एक प्रक्रिया होती है मुकुलन। मुकुलन को हम बोलते हैं बडिंग। तो मुकुलन का मतलब क्या है कि कोई भी मान लीजिए बैक्टीरिया है, तो इस ये मान लीजिए क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया में क्या होगा? छोटे छोटे बड बनेंगे। बड मतलब होता है कलिका। तो छोटे छोटे बड या कलिका बनेंगे इस प्रकार से, और फिर ये बड या कलिका क्या होगी? ये बड या कलिका थोड़ा आकार को बढ़ाएगी अपने, और एक समय के बाद ये बड या कलिका जो है अलग होकर के एक नए जीव का क्या कर देती है? निर्माण कर देती है। तो मुकुलन का मतलब है
कि बैक्टीरिया के शरीर में थोड़ा सा मुकुल बनेगा, यानी कि अतिवृद्धि होगी कहीं पे, और वो अतिवृद्धि धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और एक समय के बाद ये अतिवृद्धि जो है अलग हो जाएगी इस जीव से और एक नए बैक्टीरिया का निर्माण हो जाएगा। तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया मेन रूप से होती है वो होती है मुकुलन या खंडन के द्वारा। ठीक है, तो सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया में विखंडन, खंडन या मुकुलन के द्वारा जो है प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको पूरा का पूरा बैक्टीरिया यहां पे कवर करा दिया है। बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण हो गए हैं, इसके अलावा जो भी बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है वो भी आप देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया के अंतर्गत कई सारे एनिमल्स आते हैं, जैसे बैक्टीरिया में आपको सबसे पहले क्या दिखाई देगा, बैक्टीरिया ना कह के आप ये कह सकते हैं कि जो हम मोनेरा जगत पढ़ रहे थे तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया यानी कि जो वास्तविक जीवाणु हैं ये पूरे के पूरे मोनेरा जगत का ही तो वर्णन चल रहा है। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत ही तो आते हैं आर्की बैक्टीरिया भी और यू बैक्टीरिया भी। तो मेन टॉपिक जो इसमें है वो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के हमने सामान्य लक्षण आज की इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब बैक्टीरिया के जो भी आप एग्जाम्पल वगैरह होंगे, बैक्टीरिया के जो भी आप देखेंगे, बैक्टीरिया से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा, बैक्टीरिया की संरचना हो गई, माइकोप्लाज्मा हो गया, इनसे संबंधित जो भी टॉपिक हैं बैक्टीरिया से संबंधित, और इसके अलावा जगत मोनेरा में जो भी जीव आते हैं उनका हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारा जगत मोनेरा लगभग आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम जगत प्रोटिस्टा और जगत कवक, प्लांटी जगत, एनिमेलिया जगत सभी को एक एक करके क्रमशः आपको कवर कराएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया करें। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।